हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आप सभी को आज आप लोगों को मलेरिया रोग के बारे में बताएंगे कि मलेरिया रोग का रोगवाहक कौन सा होता है और रोगजनक कौन सा होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मलेरिया रोग होता है, सभी जानते हैं कि ये मलेरिया रोग जो होता है ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। लेकिन काटने से तो होता है, लेकिन मादा एनाफिलीज मच्छर से क्या होता है, मलेरिया रोग उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि जो मलेरिया रोग का अगर कोई पूछेगा कि मलेरिया रोग का वाहक कौन सा होता है, मलेरिया रोग का वाहक कौन सा होता है, तो वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। क्या होता है? एनाफिलीज मच्छर होता है। और रोगजनक क्या होता है? मलेरिया रोग का रोगजनक क्या होता है? तो मलेरिया रोग का रोगजनक क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। अब आप जानते हैं कि जो मलेरिया रोग का रोगवाहक कौन सा होता है और रोगजनक कौन सा होता है। रोगवाहक कौन हुआ? मादा एनाफिलीज मच्छर हुआ। और रोगजनक कौन हुआ? प्लाज्मोडियम हुआ। अब आप देखेंगे कि जो प्लाज्मोडियम होता है उसका जो जीवन चक्र होता है कैसे चलता है। आज हम आप लोगों को प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के बारे में बताएंगे कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र होता है, यहाँ से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? यहाँ से प्रारंभ होता है। अब ये प्लाज्मोडियम जो है, जैसे मान लीजिए ये स्वस्थ व्यक्ति है, ये स्वस्थ व्यक्ति है और बढ़िया से सोफा पर बैठकर व्हाट्सएप फेसबुक चला रहा था और एक मादा एनाफिलीज मच्छर आया और इस व्यक्ति के शरीर को अपना पोषक प्राप्त करने लगा। तो इसकी जो लार ग्रंथ थी, इसकी लार ग्रंथियों में कौन था? जो रोगजनक है, जो मलेरिया रोग फैलाता है, वो कौन था? प्लाज्मोडियम था। प्लाज्मोडियम इस व्यक्ति के कहाँ गया? शरीर में आ गया। जब शरीर में आ गया इस मच्छर के काटने से, किस मच्छर के? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से जब इस व्यक्ति के शरीर में आ गया तो ये क्या हो गया? ये शरीर में जब आया तो ये स्पोर के रूप में उस व्यक्ति के यकृत कोशिका में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? यकृत कोशिका। ये क्या है? लीवर है। क्या है? लीवर है। देखिए, स्पोरोजोइट्स रीच दी लीवर थ्रू ब्लड, यानी ब्लड के माध्यम से वो क्या हो गया? वो जो प्लाज्मोडियम था धीरे कहाँ गया? लीवर में आ गया, यानी यकृत में आ गया। अब यकृत में ये अपना क्या हुआ? अलैंगिक जन्म करना प्रारंभ कर दिया। कैसा जन्म? अलैंगिक जन्म करना प्रारंभ कर दिया। और अलैंगिक जन्म में इस यकृत में एक कोशिका पाई जाती थी जिसे कहते हैं कप्फुर सेल। क्या पाई जाती है? कप्फुर सेल। कप्फुर कोशिका में अपना अलैंगिक जन्म करना प्रारंभ किया, अपनी संख्या को बढ़ाया और एक समय ऐसा है कि कप्फुर कोशिका क्या हो गई? नष्ट हो गई और जो भी प्लाज्मोडियम स्पोर थे वो क्या हो गए? बाहर आ गए। और जब बाहर आ गए तो ये लीवर से बाहर आएंगे, तो लीवर के माध्यम से ये जो पैरासाइट थे मरे, ये धीरे धीरे क्या हो गए? लीवर सेल से हमारे कहाँ चले गए? आरबीसी में पहुंच गए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोशिका था, लीवर में पहुंचा, लीवर की कोशिका धीरे धीरे अपनी संख्या को बढ़ाए और बढ़ाने के बाद क्या हो गए? ये कप्फुर सेल फट गया और क्या हो गया? स्पोर बाहर आ गए। जब स्पोर बाहर आ गए तो ये स्पोर कहाँ पहुंच गए? हमारे शरीर के आरबीसी में पहुंच गए। और जब आरबीसी में पहुंच गए तो जब आरबीसी में पहुंच जाएंगे तो आरबीसी में पहुंचने के बाद क्या होते हैं? आरबीसी में क्या करते हैं? अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। किसके माध्यम से बढ़ाते हैं? अलैंगिक जनन के माध्यम से बढ़ाते हैं। कैसा बढ़ाते हैं? अलैंगिक जनन के माध्यम से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। और जब अलैंगिक जनन की संख्या को बढ़ाते हैं तो एक आरबीसी से दूसरे आरबीसी, दूसरे आरबीसी तीसरे आरबीसी को क्या करने लगते हैं? नष्ट करने लगते हैं। और जब नष्ट करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, तो इसमें एक पदार्थ उत्पन्न होता है, एक विष उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं हीमोजोइन। क्या कहते हैं? हीमोजोइन नामक विष प्राप्त होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में कपकपी आने लगती है। क्या आने लगती है? कपकपी आने लगती है। और जब कपकपी आने लगती है तो ये क्या होते हैं? हमारे आरबीसी में अलैंगिक जनन के दौरान हीमोजोइन उत्पन्न होता है, जिसके हमारे शरीर में कपकपी आना प्रारंभ हो जाता है। और जब कपकपी आना प्रारंभ हो जाता है तो ये हमारे आरबीसी की कोशिका को नष्ट करेंगे और ये स्पोर क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। और जब बाहर आएंगे तो इस स्पोर में क्या होते हैं? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। तो जो मानव होता है ये मादा एनाफिलीज मच्छर का या प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक होता है। कैसा पोषक होता है? प्राथमिक पोषक।
देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये ह्यूमन होस्ट है, और ह्यूमन होस्ट क्या है, प्राथमिक पोषक है, और द्वितीयक पोषक कौन होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। अब देखिए मानव में कैसा जनन हुआ, अलैंगिक जनन हुआ। कैसा जनन हुआ, अलैंगिक जनन हुआ। अब देखेंगे कि इसमें क्या हुआ, सेक्सुअल स्टेज डेवलपमेंट इन रेड ब्लड सेल, यानी जो क्या होते हैं, अब जो क्या होते हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी युग्मक का निर्माण हुआ मेल और फीमेल, ये कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। अब ये स्पोर क्या हो गए, हमारे शरीर में आरबीसी में पहुंच गए। जब आरबीसी में ये स्पोर पहुंच गए तो आरबीसी में जो गैमेट से युग्मक थे, युग्मक जनन थे, ये मान लीजिए ये एक व्यक्ति रोगी था ही, क्या रोगी था ही। अब कोई क्या नॉर्मल मच्छर जिसके पास प्लाज्मोडियम नहीं है, ये हमारे शरीर पर आकर बैठता है तो हमारे शरीर से प्लाज्मोडियम जो होता है इस मच्छर के पेट में यानी आमाशय में प्रवेश कर जाता है। जब आमाशय में प्रवेश कर जाता है तो इसके आमाशय में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है। कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, और लैंगिक जनन के माध्यम से अपनी संख्या को बढ़ाता है। जब लैंगिक जनन के माध्यम से अपनी संख्या को बढ़ाता है, इसमें देखिए फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन स्टोमक, इसमें निषेचन की और वृद्धि विकास की क्रिया कहाँ होती है, आमाशय में होती है। जब ये निषेचन की क्रिया करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं आमाशय में, तो इनकी संख्या बढ़ती जाती है, और बढ़ने के बाद क्या होते हैं, आमाशय से सेलेवरी ग्लैंड, स्पोरोजॉइट, ये स्पोर के रूप में सेलेवरी ग्लैंड यानी उस मच्छर की ग्रंथ में आ जाते हैं। जब ग्रंथ में आ जाते हैं तब ये मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को जाकर अपना पोषण प्रदान कर या काटेगा तो क्या होगा, इस व्यक्ति के इस मच्छर से दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। इस तरीके से एक जो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र होता है पूरा होता है। यानी प्लाज्मोडियम में जो रोग वाहक होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, रोग जनक होता है प्लाज्मोडियम होता है, प्राथमिक पोषक मनुष्य होता है, द्वितीयक पोषक मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आशा करते हुए वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।